हेलो नमस्कार, मैं हूं सुनीता भास्कर और दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिसाल बेमिसाल और इस प्रोग्राम में आज हमारे स्टूडियो में जो दो शख्सियतें आई हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हैं गजेंद्र रौतेला और ललिता रौतेला। दोस्तों इनका मैं परिचय आपको देना चाहूंगी। उत्तराखंड में अगर हम एक आदर्श शिक्षक की जब हम कल्पना करते हैं तो एक थोड़ा सा हम सोचते हैं कि वो शिक्षक एटलीस्ट जिस गांव में जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उसके आसपास वो रहे, उस गांव में उस समुदाय के बीच उसकी भागीदारी हो और वो उस समुदाय के लिए रोल मॉडल बने। जो न्यूनतम एक आदर्श कल्पना हम करते हैं उत्तराखंड में शिक्षक की, तो उन तमाम सारी कल्पनाओं पर बहुत अच्छे से खरे उतरते हैं दोनों ही शिक्षक। तो आज हम इनसे बात करेंगे। गजेंद्र रौतेला डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं, ट्रैकर हैं, घुमक्कड़ी करते हैं और आपदा में बहुत इन्होंने काम किया है। केदारनाथ की आपदा में नेशनल मीडिया के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। अगस्त्यमुनि एक छोटे से कस्बे में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के आप लोग रहते हैं और पहाड़ की चीजों को, पहाड़ की ऑथेंटिक खबरों को नेशनल मीडिया तक, बीबीसी तक, एनडीटीवी तक और बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स तक पहुंचाने का काम रेगुलर आप कर रहे हैं। और इनके घर की अगर हम बात करें तो बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ एक पूरा जैव विविधता से भरा हुआ एक घर हमको दिखेगा। आसपास का जो माहौल है, 60 नाली जमीन इनकी है, बहुत सारी खेती इन्होंने की है, जैविक खेती के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, बागवानी करते हैं, मौन पालन का काम भी इन्होंने किया है। तो मतलब कल्पना नहीं कर सकती कि एक शिक्षक, एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक कितनी बड़ी रचनात्मकता और कल्पना के साथ समाज को बहुत कुछ दे रहा है। तो आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत होगी और हमारे लिए एक गर्व का विषय है। तो मैं आप दोनों ही लोगों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक शिक्षक हैं, एक प्राइमरी शिक्षक हैं और बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं आपकी एक शिक्षक की भूमिका एक समाज के लिए, एक छोटे समुदाय के लिए क्या होनी चाहिए? शिक्षक असल में सिर्फ विद्यालय और किताबों तक ही या बच्चों तक ही सीमित नहीं होता है। मेरा जो मानना है वो शिक्षक किसी भी समाज के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। वो व्यक्ति के रूप में भी काम करता है, शिक्षक के रूप में भी काम करता है और समाज के एक नागरिक के रूप में भी वो काम करता है। वो जब अपने आसपास जितनी भी चीजें घट रही हैं, जब तक उसमें वो शामिल नहीं होता है तब तक उसके शिक्षक होने का अर्थ भी सार्थक नहीं होते। बिल्कुल, मैं ये मानता। मतलब जो घटनाएं हो रही हैं उस पे आंख कान खुले तो रहें, लेकिन वो एक्टिव भी रहे। अपनी भूमिका है वो तय करे कि इस भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए। जी जी। अगर आज हम सिनारियो देखें उत्तराखंड का तो शिक्षक, सरकारी शिक्षा को बहुत कोसते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग पढ़ा रहे हैं और आज अगर जीवित है शिक्षा तो वो टीचर्स की बदौलत ही है। लेकिन एक दुखद है परिणाम कि बच्चे हल्द्वानी में पढ़ रहे हैं या छोटे कस्बों में, अल्मोड़ा, ये तमाम जगहों पे, और अपना पहाड़ से अप डाउन वो करते हैं। तो काफी एक लंबा समय, एक पीरियड, कई घंटे उनके जो है यातायात में, यात्रा में ही व्यतीत हो जाते हैं और थके हारे वो स्कूल पहुंचते हैं, फिर घर जाने की चिंता है। तो इससे कितना प्रभावित हो रहा है चीजें। अगर वो टीचर उस गांव में रहता, उस इलाके में रहता तो कितना वो योगदान दे सकता था। हर शिक्षक चाहता है कि वो उस गांव में रहे और वहां पे रह करके उसमें इन्वॉल्व हो, उस गांव की गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो। लेकिन दिक्कत वही है कि जो किसी भी नागरिक के लिए उस गांव में जो दिक्कत है वो शिक्षक के लिए भी दिक्कतें हैं। कहीं अगर पानी की दिक्कत है तो कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत है। ये ज्यादातर मुख्य दिक्कतें हैं। वो भी रहना चाहता है। जिस वजह से लोग अपने गांव से पलायन कर रहे हैं उसी वजह से शिक्षक भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुनियादी सुविधाएं अगर मिल जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके पीछे एक जो और हमारे समाज के अंदर एक चीज और भी है, जो हमारे जो जाति व्यवस्था है तो उसका भी बड़ा प्रभाव है। हमारे साथ में हम लोग पूरी शिक्षा व्यवस्था में हर तरह की जातियों के लोग हैं और जहां तक हम जिनको अनुसूचित जाति हम कहते हैं उन लोगों को कई बार जो है गाँव में रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलता। ये भी एक बड़ा कारण है जिसपे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जो जाति व्यवस्था का जो एक वो है, तो वो भी एक बड़ा प्रभावी कारण है कि अगर वो रहना भी चाहें तो कई जगह पे हैं ऐसे कि रहते हैं लेकिन उनको रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। ये भी एक कारण। ये बहुत दुखद है कि एक शिक्षक को ये सब चीजें सफर करनी पड़ती हैं आज के दौर में। बिल्कुल करनी। कमरा मिल भी गया तो वो सम्मान कई बार नहीं मिलता होगा। बिल्कुल। तो एक शिक्षक होने के साथ में आप इतना कुछ कर रहे हैं, कैसा था आपका बचपन? थोड़ा सा अपने जीवन के सफर के बारे में बताइए। जीवन का सफर जैसे किसी भी पहाड़ के बच्चे को होता है वैसे हमारा भी था जी। कुछ विशेष इस तरह का नहीं रहा। लेकिन पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी मेरे फॉरेस्ट में थे और असली बात यही है कि पिताजी फॉरेस्ट में रहे तो इसलिए कुछ आवारगी टाइप का मैं भी इसमें शामिल हो गया। तो पिताजी फॉरेस्ट में जहां जहां उनकी जॉब रही तो मेरे को घूमने का शौक तो था ही, जंगलों में जाने का शौक तो था ही। तो उनके साथ जाता भी था, उनके जो स्टाफ थे उनके साथ भी जाता, जब भी मौका मिलता था, छुट्टी होती थी उनके साथ जंगलों में जाता। तो इसलिए मेरा
प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा लगाव इस तरह से हो गया। फिर जो देखने समझने का जो नजरिया होता है वो भी बदलता है। जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो वो आपको अंदर से बदलती है, सिर्फ बाहर से बदलने से नहीं होता है। हम टीवी में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, प्रकृति को टीवी में भी देखते हैं, आज के बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन वो उस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे जिस तरह से कि आप पूरी तरह से सीधे सीधे इन्वॉल्व होकर के प्रकृति के साथ में एक आत्मसात करते हैं जब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचर के साथ आपका जुड़ाव रहा, आप उसके बीच में रहे, इसलिए आपका एक अटैचमेंट भी है, संवेदनशीलता भी है, आपका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी है। आप एक जर्नलिस्ट भी बन सकते थे, आप तमाम और चीजें भी कर सकते थे। तो शिक्षक बनने की क्या सोची आपने? मेरे ख्याल से उसकी एक बड़ी भूमिका इनकी भी रही, क्योंकि ये पहले से जी ललिता जी इनकी भी रही, क्योंकि ये पहले से टीचिंग में थी, तो इनकी भी प्रेरणा रही कि टीचिंग में। और तो आप शादी के बाद टीचर बने? जी बिल्कुल। अच्छा जी, पहले मैं ऐसे ही था, जैसे आप समझ रहे हैं कि आवारा किस्म के लोग थे, जी ना, भटकते हुए इंसान। तो बाद में कुछ इस तरह से हुआ कि एक तो बच्चों के प्रति मेरा बहुत लगाव रहा, और मुझे लगता है कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ, देखता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत छोटे बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, और ये वो जो जिंदगी जीना सिखा देते हैं, आपके जिंदगी का नजरिया बदल देते हैं। तो मेरे लिए एक मिशन की तरह रहा ये। और आप अगर पूरे समाज का सिनेरियो देखें तो वही एक रास्ता है समाज में किसी भी बदलाव का, अगर आप शिक्षा के माध्यम से जाते हैं, किसी बच्चे के माध्यम से जाते हैं, अगर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं तो आपके समाज में भी बदलाव आपके लंबे समय बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, चाहे आप एक बच्चे में करें, 2 बच्चे में करें, किसी उसमें करें। और जहां तक रही गांव की बात, उस गांव में भी वो चीज, वो परिवर्तन वो दिखता है जब आप एक बच्चे के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जाते हैं। तो परिवर्तन करने का एक बहुत आसान जो टूल है, जो तरीका है, वो बच्चे ही हैं, और शिक्षा ही एक साधन है उसका। बिल्कुल। और बच्चे मतलब बोझ के तौर पर पढ़ाई को ना लें, बिल्कुल, उनको हम कैसे सरल तरीके से सिखाएं। बड़े बच्चे में अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप एक लेक्चर दे दीजिए तो काम खत्म, बच्चे रिसीव कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को जिस तरह से सिखाना है वो एक बहुत टिपिकल काम है। और आप लगातार शिक्षा में नए नए प्रयोग करते रहे हैं, और उत्तराखंड में जितने भी रचनात्मक शिक्षक संगठन है या तमाम संगठन है उनसे भी जुड़े रहे हैं। तो मैं ललिता जी के पास मानना चाहती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, और एक बड़ी भूमिका होती है अगर पति जो है बहुत बहुत आयामों पर अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है पत्नी का। तो ललिता जी किस रूप में आप देखती हैं? आप दोनों ही सामाजिक कार्यों में एक्टिव हैं और टीचर भी हैं, कैसा रहता है आप लोगों का जीवन? मैं तो लगभग 1997 से ही जॉब कर रही हूँ जी, और हमेशा ही घर से बाहर रही हूँ। जैसे आजकल अभी आप बात कर रही थी कि हर आदमी चाहता है कि वो शहर में रहे, बच्चों के साथ उनकी शिक्षा जो है वो अच्छी स्कूलिंग उनकी हो। मेरा कभी ऐसा नहीं रहा। मैं जहाँ भी रही तो गांव में ही रही हूँ, गांव के बीच में रही हूँ, वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ मैंने अपना जीवन अभी तक का जो भी जिया है तो वो गाँव में ही जिया है। घर आने का क्या होता है कि बस वीकेंड पे ही जो शनिवार को आ जाओ, फिर सोमवार को चले जाओ, मेरा रहता है। लेकिन पूरी कोशिश मेरी रहती है कि गजेंद्र जी का जो भी प्रोग्राम हो, जहाँ भी उनको जाना हो तो मैं भी उनके साथ चलूं और उनके कार्यों में अपनी भागीदारी मैं भी निभाऊं। घर की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से वही निभाते हैं। मैं तो सिर्फ एक मेहमान के तौर पे ही घर पे आती हूँ। तो मतलब ज्यादा काम घर का जो जिम्मा है वो गजेंद्र जी पर है, लेकिन आपके भी योगदान है। बच्चों की परवरिश तमाम, उसमें बहुत दिक्कतें आई होंगी जब बच्चे छोटे रहे होंगे। जरूर आई हैं, और बच्चों की परवरिश में उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग दिया है जी। 97 से आप शिक्षक हैं और बहुत लंबा अरसा हो गया, और आप बता रही हैं कि आप गांव में ही रहती हैं, इंटर कॉलेज में आप अभी हैं। तो कैसा अनुभव आपका रहा इस पूरे एक दो दशकों का? गांव में रहकर शिक्षक के लिए कितना आसानी होती है, और स्थानीय समुदाय के साथ घुलना मिलना, कैसे अनुभव है आपके? 97 में जब मेरी जॉब लगी थी पहली बार, तो बहुत लगभग 20 किलोमीटर पैदल का रास्ता था जहां मैं जाती थी। तो 10 साल मैंने प्राइमरी में छोटे बच्चों के साथ अपना बिताए हैं, और 10 साल मुझे लगभग जो है इसमें हो गए, इंटर कॉलेज में हो गए हैं। जब मैं पहले जॉब में गई थी तो लोगों में एक बहुत ज्यादा आत्मीयता थी। पहले का अगर हम टाइम देखें, उस समय प्राइम भी बहुत ज्यादा नहीं था। शुरुआती दौर। हाँ, शुरुआती दौर में तो वो आत्मीयता आज बहुत कम हो गई लोगों के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट कम हुई है थोड़ा बहुत। हाँ। और लोगों का जो नजरिया है वो भी चेंज हुआ है। एक तो हर कोई ये मतलब सोचता है कि इनको बहुत पैसा मिलता है, इसलिए क्योंकि सैलरी भी बहुत बड़ी है 6 पे के बाद। हाँ ठीक है, मतलब पहले के मुकाबले, क्योंकि समय भी बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये जुमला एक रहता है उनका, गांव वालों का, कि इतनी सैलरी लेते हैं और पढ़ाते नहीं है। तो वो अपनापन भी अब देखने को नहीं मिलता है। और एक शायद हो सकता है कि जो लोग अप डाउन करते हैं, लोगों के बीच उनका इतना घुलना मिलना नहीं हो पाता है।
पहले क्या होता था कि घर घर जाते थे, हर घर के बारे में टीचर को पता होता था, हर बच्चे के गार्जियन के बारे में, उसके घर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता था। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चे की घर पे जाके चाय पीते होंगे, उनके वहाँ से बैठते होंगे और दुख सुख में साथ होता था। चिट्ठी टीचर लिखा करते थे गांव वालों की, और अभी भी होता है। कई बार जिनके पास फोन नहीं होते हैं तो टीचर के फोन पे उनके फोन आते हैं, और कई बार तो रात को भी उठ के जाना पड़ता है कि लो भी तुम्हारा फोन आया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। और शादी ब्याह में दुख सुख में तो हर जगह जो है भागीदारी निभानी ही होती है, और वहाँ पर ये नहीं लगता है कि हम यहाँ पे टीचर हैं, मतलब उनके साथ सारे कामों में शामिल होते हैं, तो लगता है कि हम भी इसी गाँव के एक मेंबर हैं, उनके समुदाय के ही हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है गांव में रहना उन लोगों के साथ। फिर दूसरा क्या होता है, बच्चों से भी अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है। बच्चे भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमसे बोल देते हैं। अभी क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में हूँ और लगभग 14-15 साल तक के बच्चे हमारे पास में होते हैं, 16-17 साल तक की लड़कियां भी हमारे पास में होती हैं। किशोरावस्था होती है, उनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो हमारे गांव में होने का ये भी फायदा होता है कि वो हमसे बहुत आसानी से अपनी समस्याएं बोल देती हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक काउंसलर की भूमिका में भी आप लोग वहाँ पर हैं। हाँ जी, कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको कम से कम उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने में मदद कर सकें। जी जी जी। तो बहुत बड़ा रोल है वाकई में, अगर टीचर उस समुदाय के बीच में अगर रहे तो। मैं लौटकर गजेंद्र जी के पास में आती हूँ। और गजेंद्र जी, आप हमें बताइए कि जो आपने बताया कि किस तरह से आवारगी आपने की और फिर टीचिंग के पेशे में आप आ गए, बहुत कुछ नहीं सोचा, लेकिन आने के बाद संवेदना तो पहले से थी, बच्चों से प्यार था, प्रकृति से प्यार था। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? पहले से टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, अब तो बच्चों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, कह रहे हैं कि चाइल्ड बेस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ गई है और बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं एजुकेशन को लेकर। इतने सारे नियम कानून बन गए हैं, आरटी आ गया, बच्चों को फेल नहीं करने की बात है। क्या इन सब के बाद भी क्या स्थिति है प्राइमरी शिक्षा की? अभी जो एक परंपरागत जो रूप से जो शिक्षण काम चल रहा था उसमें काफी बदलाव तो आया है, और धीरे धीरे मतलब जो बाल मनोविज्ञान पे आधारित हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। लेकिन हालांकि उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन काफी हद तक उसमें शुरुआत हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। और ये एक अध्यापक की भूमिका पे भी तय होता है कि वो किस तरह से बच्चों को देखता है। असल में पढ़ना लिखना एक बड़ी बात है, ये सीखने और समझने वाली बात है। ये दो तरफा है कि बच्चों के साथ में और अध्यापक के बीच में किस तरह का तालमेल, किस तरह का अध्यापक किस तरह से बच्चे को देखता है और बच्चा किस तरह से अध्यापक को देखता है। जब तक हम एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे तो पढ़ना लिखना तो बात की बात है। तो सीखने और सिखाने वाली बात है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम जो प्राथमिक स्तर तक के बच्चे हैं उन पर पढ़ना लिखना उसके बाद प्रक्रिया में तब चलते रहेगा, शामिल होगा। मतलब ये एक बड़ी बात है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिशें हो रही हैं, और बच्चे भी एक विषय हो सकते हैं, उनको कैसे पढ़ाएं ये भी एक मुद्दा है। इस पर एटलीस्ट इतनी जागरूकता आई है, इतनी सेंसिटिविटी आई है समाज में। तो और जैसे क्या लगता है आपको कि क्या कमियां हैं? क्या शिक्षकों की कमी है, बच्चे ज्यादा हैं, क्या स्थिति है पहाड़ों में प्राइमरी शिक्षा की? असल में बात हमारी जो टीचर एजुकेशन है उसके दौर की जो एजुकेशन जैसे चाहिए होती है, तो टीचर को भी उतना ही वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, तकनीकी रूप से भी, हर तरह से। मतलब दुनिया की जितनी जानकारी एक शिक्षक के पास होनी चाहिए तो उतनी आज भी है नहीं, मतलब इससे और ज्यादा होनी चाहिए। हम सिर्फ उसको किताबी ज्ञान से न जोड़ें, दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं, जो जो चीजें चल रही हैं, उसके लिए भी शिक्षक को उतना ही संवेदनशील और उतना ही जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम उन सब चीजों को शामिल कर सकते हैं अपने शिक्षा के उसमें, बच्चों के साथ में बातचीत में। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक जो पिछली पीढ़ी के जो टीचर्स रही हैं, महिला टीचर हैं, जो भी हैं, अपडेट नहीं होना चाहते हैं। वही जो एक इमेज है प्राइमरी शिक्षिकाओं की कि स्वेटर बुनती हैं और सब टाइम पास चल रहा है, तो एक ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन जो नई पीढ़ी के जो टीचर्स आए हैं, यंग जो गर्ल्स हैं, वो काफी एनर्जेटिक मुझे लगती हैं, और टेक्निकल रूप से तो वो हैं ही, एडवांस हैं। तो जो नई पीढ़ी जो आई है पहाड़ों में, उससे कितना फायदा मिल रहा है? क्या वो खुद को बनाने की कोशिश कर रही है उन बच्चों के काबिल? हाँ बिल्कुल, मुझे जो दिखता है वो है, मतलब लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो पुराने परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि स्वेटर बुनने वाला, वो आज तो कहीं दिखता नहीं है, और वो है भी नहीं। जहां तक रहा नई पीढ़ी के जो टीचर आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स इस तरह से इसमें आ रहे हैं, इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो वो नई ऊर्जा के साथ में आ रहे हैं, एक नए विचार और नई चेतना के साथ में भी आ रहे हैं। जहां तक रहा जो तकनीकी ज्ञान को शिक्षा में परिवर्तित करने का, उसमें थोड़ा अभी भी
गैप है, उसमें अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। जैसे अभी हम जो प्राइवेट संस्थानों में देख रहे हैं, हम उसको ई लर्निंग की हम बात कर रहे हैं और प्रोजेक्टरों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो ई क्लासेस की हम बात कर रहे हैं। तो वो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन जितने हमारे पास साधन हैं उन साधनों को एक व्यवस्थित रूप में शिक्षा में शामिल करने के अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और उसको लगना चाहिए। हम जिस तरह से इन तकनीकों का प्रयोग, जैसे अभी बात हो रही थी अफवाह की, अगर हम इस चीज का प्रयोग अगर हम अफवाह फैलाने में कर सकते हैं तो इसका सकारात्मक प्रयोग भी तो कर सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है कि उन सब चीजों को, उन विषयों को, उन मुद्दों को पे हम बात करें। मैं अपने युवा पीढ़ी से यही अपील में भी करना चाह रहा था कि इसको हम सकारात्मक रूप में लें, इस तकनीक का हम सकारात्मक रूप में प्रयोग करें, चाहे हम जीवन के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, तो इसका इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जी, जैसे हम पहाड़ी कस्बों में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है प्राइमरी स्कूल्स के लिए कि वो अपने को कैसे एडवांस करे। अगर कंप्यूटर वहां पे आता है, अगर प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पे पढ़ाई होती है तो कहीं न कहीं लोग आकर्षित होंगे उस स्कूल के प्रति। तो जो टीचर वहां पर पढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, वो भी चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो उसको ऐसा कुछ माध्यम मिले, वो बेहतर करे। लेकिन वो किस तरह से, या तो वो अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपडेट करे तभी हो सकता है, या एक व्यवस्थित रूप में अपडेट हो तो भी ठीक है। जिस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह चलती हैं, तो उन प्रशिक्षणों में इन सब चीजों को भी शामिल किया जाए। आज के दौर में जो चीजें जरूरी हैं, तकनीकी रूप से ज्ञान को समृद्ध करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उनको शामिल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ये शिक्षा विभाग इस पर पहल करे, इसकी पहल होनी चाहिए। जी, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसे बहुत काम कर रहा है शिक्षा पर, तो हम देखते हैं कि बहुत अप्रिसिएशन मिलता है टीचर्स का। वो मैगजीन्स बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, चकमक जैसी पत्रिकाएं हैं, तो ये सब अगर उपलब्ध हों टीचरों तक तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, वो ज्यादा बेहतरी से पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, वो बेहतरी से पढ़ा पाएंगे और अपने आप को भी समृद्ध कर पाएंगे और चीजों को देखने और समझने का नजरिया भी उनका बदल सकता है। कि जो अभी तक जिस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो एक खास तरह के ढर्रे से हम पहुंचे हैं। अगर हमें को कुछ बदलाव करना है, उस बदलाव को करने के लिए भी एक प्रक्रिया के तहत हमको वो चीजों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। जी, और हमारा नजरिया भी उसके साथ साथ ही हमारा बदलेगा भी। शिक्षा पर आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और मैं अपने लिसनर्स को फिर से याद दिला दूं कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिसाल बेमिसाल। और दोस्तों, मिसाल बेमिसाल में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अगस्त मुनि कस्बे के दो शिक्षक हमारे बीच में हैं, गजेंद्र रौतेला जी और ललिता रौतेला। दोनों ही शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आज हम उनसे बातें कर रहे हैं और उम्मीद है आपको बातें पसंद आ रही होंगी, तो हम बात जारी रखते हैं। गजेंद्र जी, आपका जो घर है, आप एक शिक्षक हैं और बहुत 60 नाली जमीन आपके पास में है, किस तरह से उपयोग आप करते हैं? आपका घर जो है, बहुत सारी बायोडायवर्सिटी वहां पर है, जैविक खेती आप कर रहे हैं और शायद लोकल मार्केट में भी आप सब्जियां अगर ज्यादा हो गई खाने से तो आप बेचते भी हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रयोग आप कर रहे हैं जैविक खेती को लेकर? असल में मेरी पृष्ठभूमि इस तरह से है कि मैं पहले भी कृषि से जुड़े हुए प्रोजेक्टों में रहा हूं और कृषि विविधीकरण जैसे योजनाओं से मेरा जुड़ाव रहा है और मेरा अपना शौक रहा है इन सब चीजों का। तो जो चीजें मैं अपने जीवन में मैंने सीखी हैं, इधर उधर घूमते हुए, दुनिया को देखते हुए, ऐसे आवारगी करते हुए जो चीजें समझी हैं, तो उन चीजों को, जो सीखी हुई चीजें हैं, उनको जो है, उन लर्निंग्स को आपको जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं होता है। आपकी जो सीखी हुई चीजें सिर्फ अगर आप तक ही सीमित हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं बनता जब तक कि आप उसको धरातल पर नहीं उतारते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी क्षेत्र की हो, आपकी वो व्यक्तिगत जीवन की हो, आपकी वो अपने व्यावसायिक जीवन की हो। तो जब मैं विभिन्न क्षेत्रों से आया तो जो मेरी अपनी सीख थी, उन सीखों को जो धरातल पे उतारने का था, वही चीजें हम कर रहे हैं, वो करते हुए सीखना। और उसमें वो खेतीबाड़ी भी शामिल है। मैं उस पृष्ठभूमि से आया हूं तो उसमें वो खेतीबाड़ी भी शामिल है। और मेरा मानना यह था कि हम अपने जो हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, उनको अगर एक समेकित रूप से अगर देखें और उसको एक स्वरूप दे करके उसको रोजगार से अगर जोड़ें, तो जो पलायन की आज जो बड़ी बात कर रहे हैं, बेशक उसको रोका जा सकता है। आप उसको एक व्यावसायिक रूप में भी अगर देखें तो तब तो पलायन रोकने में एक बड़ी भूमिका होगी। अगर क्योंकि खेती तो जंगली सूअरों ने बर्बाद कर दी है, तो कहीं न कहीं हम कुछ नए प्रयोग अगर खेती में करें। और जैविक को लेकर काफी शोरगुल है क्योंकि शहर में जितने लोग हैं सब पेस्टिसाइड जला हुआ 15-1 महीने में उग गई सब्जी को खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका असर, कैंसर जैसे रोग बहुत बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो आपको लगता है कि जैविक खेती के लिए गांव जो है एक मिसाल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन हमको उसको व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो जैविक खेती
खेती है जो आज के पैरामीटर पे है, मतलब आज दुनिया के पैरामीटर पे जो ऑर्गेनिक है, तो वो एक ऑर्गेनिक जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की तरह उसको देखा जाता है कि अगर ये सर्टिफाइड है तभी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल, है ना। अदरवाइज ये जो भी एजेंसीज उसको सर्टिफाइड कर रही है, दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज हैं, हमारे उत्तराखंड में भी एजेंसी है और देश में भी और बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो वो उनको सर्टिफाइड करते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को आप ISI मार्क देते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को आप और दूसरा मार्क देते हैं, एक मार्क का मार्क देते हैं, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक का भी सर्टिफिकेशन होता है। तो एक तो प्रक्रिया वो वाली है जिसके लिए कि हमारा उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड भी है जो इस पे काम कर रहा है, इसकी योजनाओं पे काम कर रहा है, कृषि विभाग भी इसके माध्यम से काम कर रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे गांव में नेचुरली जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कि हम ट्रूथफुल ऑर्गेनिक हम जिसको कहते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के बिना इंसेक्टिसाइड के हम उसको कर रहे हैं, तो वो ट्रूथफुल है, आपसी और आपसी भरोसे की बात है, भरोसे वाली बात है, किसी लेवल की जरूरत नहीं है, किसी लेवल की जरूरत नहीं है। तो एक तो वो है, उसमें क्या है कि हमारे अपने गांव में जो खेती बाड़ी है, तो जो आप सूअरों के नुकसान की आप बात कर रहे हैं या और जंगली जानवरों की जो आप नुकसान, बंदरों की खासतौर पे जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो जो कृषि जो रही बची कृषि भी है वो भी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, वो भी जाएगी। बिल्कुल। और अगर जो हम इसकी बात कर रहे हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पैरामीटर है, उसके जो मानक हैं, उन मानकों को फुलफिल करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन की बात आती है, बफर जोन की बात आती है कि आपके पास में इतना बफर जोन उसके लिए होना चाहिए, उसके अंदर ही इतना ये होना चाहिए, बहुत सारे उसके पैरामीटर हैं। और हमारी पहाड़ों की जो खेती है वो टेरेस फार्मिंग है, एक खेत मेरा है, दूसरा किसी का है, तीसरा किसी का है, चौथा किसी का है। तो मान लो कि अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी ने ऊपर वाले ने अगर खाद डाल दी है, यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया, तो क्या वो नीचे वाले खेत में नहीं आएगा? बिल्कुल, वो भी आएगा, क्योंकि ढालदार है, बारिश होगी, वो जो है उस वाले पैरामीटर पे जो सर्टिफाइड वाले है उस पर खरी नहीं उतरेगी। तो हमको इस तरह से भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम उसके अलावा भी, और वो जो सर्टिफाइड वाला है वो खर्चीला काम है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन एजेंसी को फीस देनी है, उनके जांचकर्ता जो आते हैं उनकी फीस देनी होती है, मतलब हम इतना उगा पाए कि हम कस्बे की जरूरत को पूरा कर सकें। बिल्कुल। आज अगर हम कस्बों की बात करें तो हल्द्वानी मंडी से ही सब जगह जा रहा है, देहरादून मंडी से जा रहा है, छोटे कस्बों तक। तो छोटे कस्बों की जरूरतें अगर आसपास के गांव पूरी करें तो वो एक इकोनॉमी भी जनरेट होगी गांव के लोगों के लिए, तो ये बड़ा काम होगा। अच्छा, आपने जो बागवानी की है, आपने जो खेती की है, वो किस तरह की है? क्या क्या आप उगाते हैं, क्या रहता है प्रोसेस उसमें? सीजनल तो जो सब्जियां हैं वो तो होती हैं, और हमने उसमें जो प्रयोग के रूप में हमने पहले भी किया है, उसमें हम दोनों ने मिलकर उसमें फ्लोरिकल्चर भी किया था। और फ्लोरिकल्चर हमने सिर्फ इस तरह से ही नहीं किया था कि वो फ्लोरिकल्चर के रूप में, फ्लोरिकल्चर को हमने वो ऑर्गेनिक पैटर्न पे ही इस तरह से किया था कि वो जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो शत्रु कीट और मित्र कीट की हम बात करते हैं, तो उनको चेक एंड बैलेंस करें, तो इस तरह से भी किया था। और बाकी जो सब्जियां सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो तो हम करते ही हैं। तो बागवानी आपने सेल के नजरिए से बेचने की, वो अपने लिए भी, और उसके अलावा हमने जो एक इंटीग्रेटेड जो मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि एक मॉडल के रूप में, तो मेरा एक अपना सपना था कि ऐसी चीज हो कि जहां पर एक ही चीज सब चीजों से कनेक्टेड हो। अगर वो पैदा हो रहा है तो उसका जो वैल्यू एडिशन है वो कैसे हो, यानी अगर वो पैदा हो रहा है, अगर मान लीजिए आपका आलू है, तो आलू सपोज करिए कि आप उसको मार्केट में 10 रुपए किलो अगर बेचते हैं, तो 10 रुपए किलो के बाद अगर वो चिप्स बनता है, तो वो जो है एक आलू या 2 आलू का अगर चिप्स बनता है तो आपका कम से कम जो है वो 5 रुपए का बिक जाता है, तो वो वैल्यू एडिशन है उसका। तो वही अगर हम वो जो हमारा पैदा हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं, हम ट्रूथफुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के बाद हम उसको लोगों को खिला रहे हैं, तो अगर उसका चाहे प्रीमियम चाहे ज्यादा मिले या ना भी मिले, लेकिन आपके पास में अगर ये भरोसे से लोग आ रहे हैं आपका खाना खाने, क्योंकि हमने उसमें एक ये भी प्रयोग किया था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी उसमें बनाया है। अच्छा, कि वो जो वहाँ से प्रोडक्शन होता है उसको वहाँ पे कंज्यूम किया जाए और वो वैल्यू एडिशन के रूप में वहाँ पे लोगों को मिले। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये वहीं पर रेस्टोरेंट आपके घर के पास में? बिल्कुल, घर में ही। उसको कौन संचालित करता है? वहाँ पे है जो बेरोजगार, मतलब कुछ रोजगार भी आपने दिया लोगों को? बिल्कुल, रोजगार भी जी। तो कस्बे के लोग वहाँ पर आते होंगे चाय पीने या खाना खाने। ये बहुत शानदार प्रयोग आपने किया है। तो मौन पालन भी आपने किया शायद एक समय में? हाँ, मौन पालन हमने जहाँ मैं स्कूल में हूँ गाँव में, वहाँ पर करवाया। वहाँ पर कम से कम जो है 8-10 परिवारों के पास में जो एटी इंडिया वहाँ पर एक संस्था है, तो उनका काम है वहाँ पर देवभूमि नाम से उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, तो उनके जो फील्ड वर्कर हैं उनसे संपर्क करके और उनसे जो बक्से वगैरह हैं, उनके साधन जो हैं, तो उनको वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं, तो वहाँ पे करते हैं, वो हम भी खरीदते हैं, हम औरों को भी देते हैं। क्या कारण रहा? एक समय में तो मौन पालन बहुत होता था पहाड़ों में, घर जब बनते थे तो पूरा बनाया जाता था उनके लिए घर अलग से, तो ये खत्म कैसे हुआ, कम क्यों हुआ? खत्म ये 2 तरह से हुआ। एक तो हम जो है तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं हुए, दूसरे हमारे घरों को बनाने का पैटर्न जो है वो बदला है, पहाड़ों में भी बदला है। पहले जो
पत्थर के घर होते थे, उसपे मिट्टी की जो लिपाई होती थी, उस पे जिसको हम आला हिंदी में कहते हैं और हमारे यहाँ गढ़वाल में उसको खदरा कहते हैं, तो वो लकड़ी से बंद होता था, उसको गोबर से लिपाई होती थी, उसमें छेद छोड़ा जाता था, तो वो उस तरह से उसमें रहता था। और ऊपर से ये था कि उसमें घर में आग जलती थी, तो आग जलती थी, ठंडे इलाके होते थे, उनको उष्मा भी उससे मिलती थी। जब घरों का बनने का ही पैटर्न अगर बदल गया तो वो फिर रहेंगे कहाँ? तो विलुप्त कहीं न कहीं वो होते चले गए। हाँ, होते चले गए। और दूसरा, क्योंकि हमारी खेती भी कम हुई है, अगर हमारी खेती भी कम हुई है तो उनको जो पराग जो लेते हैं, पराग लेने के जो उनको वो हैं, वो भी कम हुए हैं, सोर्स भी उनके कम हुए हैं। देखिए, एक विकास जो है, ये सीमेंट और कंक्रीट का विकास हमसे कितनी चीजें छीन लेता है, हमको एहसास भी नहीं होता है। अब गौरैया की अगर हम बात करें, गौरैयाओं के लिए कितने घर बनते थे घर के ऊपर छतों में, अब सीमेंट के घरों में गौरैया के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आज हमारे आंगन में उतनी गौरैयाएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो बहुत कुछ हमसे छीना जा रहा है, लेकिन हमको एहसास नहीं हो रहा है। एक समय जब हम सब कुछ छीन जाएगा हमसे, तब हमको लगेगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं और किस तरह का विकास हमने किया है। हम अपने आप को खोते जा रहे हैं, असल बात ये हम अपने आप को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने गांव में रहकर इतनी तरह के प्रयोग किए हैं और आप लगातार कर रहे हैं। अच्छा, आपदा के समय में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, राहत काम की, तो थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करिए केदारनाथ आपदा के। केदारनाथ आपदा ये दुनिया के लिए ही एक बड़ी आपदा थी, और कोई भी आपदा हो दुनिया की, तो अगर कुछ बुरी चीजें भी होती हैं तो कुछ अच्छी चीजें आपको सिखा के भी जाती हैं। तो उसी टाइम पे जब आपका बुरा समय होता है, किसी भी समाज का बुरा समय होता है, तो वहीं पर दिखता है आपसी तालमेल और आपसी सहयोग की भावना भी वहीं दिखती है। अगर एक तरफ आपके पास में आपदा से इतना नुकसान हुआ होता है, तो लोगों के एक कॉपरेशन की भावना भी तभी दिखती है। और एक नागरिक होने के नाते, अगस्त्य के नागरिक होने के नाते, केदार घाटी के नागरिक होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी थी तो मुझे भी निभानी थी। शुरुआती दौर में जितनी सारी चीजें होती हैं लोगों के लिए, उनके लिए जिनके घर चले गए हैं, उनको शेल्टर कैसे मिलेगा, उनका रहना खाना, तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने लोगों के घर गए थे वो भी हमारे घर में थे। इवन जो सड़क के मजदूर थे जिनके टेंट वेंट भी चले गए थे, वो भी हमारे ही घर में थे। लगभग उस दौरान मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन तक हमारे घर में करीब 200 लोग थे। तो उनके लिए जितना हम भरपाई कर पाए वो तो ये आपदा पीड़ित लोग थे। हाँ, आपदा पीड़ित। कितना डिस्टेंस है केदारनाथ की आपके अगस्त्यमुनि से? सीधे अगस्त्यमुनि से केदारनाथ 76 किलोमीटर है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है अगस्त्यमुनि में ही हुआ है उसका। जैसे क्या, किस तरह का इम्पैक्ट? लोगों के सबसे ज्यादा घरों के टूटने का जो इम्पैक्ट हुआ है। अगर केदारनाथ में लोग अगर उस आपदा में अगर हताहत हुए हैं, तो नीचे सबसे ज्यादा घर अगस्त्यमुनि वाले इलाके में टूटे हैं। अच्छा, वो पानी का जो बहाव था वो सब वहाँ आया है। सारे जो लोग बेघर हुए हैं तो वो वहीं पर हुए हैं, उनके रोजगार, अपने घर, आशियाने सारे वहाँ पे खत्म हुए हैं। वहाँ पे हालांकि लोग हताहत नहीं हुए, अगर कोई थे ऊपर, अगर केदारनाथ में हुए तो उनके हुए, यात्री लोग हुए ऊपर केदारनाथ में, लेकिन अगस्त्यमुनि में लोगों के घर वर टूटे तो वो थे। ललिता जी, आप बताइए कि कैसा माहौल था उस समय? आपने इतने लोगों को अपने घर पे ठहराया, खाना खिलाया, थोड़ा सा बताइए, अपनी यादें साझा करिए। उस दिन क्योंकि जून की छुट्टियां थी तो मैं घर पे ही थी और सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। नदी का पानी मतलब एक राक्षस की तरह मुंह फैला करके आ रहा था और हम खुद इतने डरे हुए थे, हमें भी लग रहा था कि अब हमारा भी घर शायद चला जाएगा। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब पोटलियों में बांध करके रख ली थी कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से इनको उठा के तो कम से कम भाग लेंगे। और जितने लोग जिनके घर बह गए थे तो उनको हमने अपने घर में बुला लिया था। सभी लोगों के लिए हम लोग खुद खाना बना रहे थे, उनको खिला रहे थे, उनको मतलब एक तरह से ढाढ़स भी बंधा रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। और एक घर में तो मुझे याद है कि उनके घर के बिल्कुल नजदीक पानी आ गया था। हम उनको कह रहे थे कि आप अपना घर खाली कर दो, कुछ तो सामान अपना ले लो, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारा घर बह जाएगा। और बहुत मुश्किल से हमने उनको मनाया और उनका बहुत सारा सामान हम लेकर के खुद वहां से निकाल करके लेके आए। जब वो घर टूटा, हमारे आंखों के सामने से जब वो घर टूटा तो जितना सामान हम नहीं बचा पाए थे तो वो बहते हुए हम देख रहे थे और हम रो रहे थे कि काश हमने ये भी निकाल लिया होता, काश ये भी निकाल लिया होता। और खुद मैं उस दिन पूरी रात भर सो नहीं पाई थी और बार बार, क्योंकि बिल्कुल रोड से लगा हुआ हमारा रेस्टोरेंट था और उसी टाइम पे हमने दुकानों का पूरा सेट बनाया था, उसमें ITI अभी चलता है। अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने पूरी जमा पूंजी वहाँ पे लगा चुके थे। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो बहुत कठिन वक्त था कि मैं रात भर जा करके बार बार चक्कर लगा के आ रही थी कि पानी कितना ऊपर आ गया है, कहीं हमारे घर के पास तो नहीं आ गया है, कहीं ये सब चला तो नहीं जाएगा। तो बहुत मुश्किल दौर था उस टाइम पे और जितना हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की। इतनी भीषण आपदा को आपने सामने से देखा और वो कहीं न कहीं जेहन में एक चोट करके गए हैं, वो भुलाई जाने वाली चीजें नहीं है। मतलब अभी भी सिर उठते हैं अगर वो दृश्य अगर आंखों के सामने से ऐसे गुजर जाता है, लगता है जैसे बस अभी हुआ है। बिल्कुल। तो
आपदा को लेकर आपको लगता है कि अभी भी पहाड़ थोड़ा चौकन्ना है? इतनी बड़ी आपदा देखी, क्या उसके बाद उस तरह की तैयारियां हुई खुद लोगों के बीच से भी और प्रशासन की तरफ से भी? नहीं, मुझे लगता है कि जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो अभी भी हम लोग उसके प्रति संजीदा नहीं है। चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो, चाहे वो हम एक नागरिक समाज के रूप में हो। वो एक तात्कालिक रूप में जो सोचा होगा या जो मन में आया है तो वो रहा होगा, लेकिन उसका दूरगामी कहीं दिखता नहीं है और वो योजना में भी नहीं दिख रहा है। जी जी, जितना होना चाहिए था वो योजनाओं में भी नहीं। क्योंकि हर बरसात आने से पहले एक डर मन में बैठ जाता है कि इस बार की बरसात क्या छीनने जा रही है हमसे, तो उस तरह की तैयारियां नहीं है अभी भी। ये बहुत दुखद बात है। आपने उत्तराखंड आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। उत्तराखंड आंदोलन में की यादें जो हैं, जो ऑथेंटिक यादें हमारे सामने, जो इतिहास के रूप में संरक्षित करने का आपने काम किया, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था तो उस टाइम पर वो दौर था हमारे कॉलेज के दौर का। किसी न किसी रूप में हम भी शामिल रहते थे, लेकिन उतनी समझ के साथ में नहीं थे। तो हम भी मतलब जो हमारे जो आगे के लोग थे उनके साथ में हम भी भीड़ के रूप में शामिल हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में हमारी भी समझ बनती गई। जैसे जैसे चीजों को हमने समझा, उसके बाद 2000 में उत्तराखंड राज्य भी बना। तो होते करते जब 5 साल हो गए 2005 तक, जब उत्तराखंड राज्य की जो दिशा और दशा दिख रही थी तो उससे थोड़ा बेचैनी हुई, क्योंकि हम आंदोलन को भी देखते हुए आए थे, लोगों की भावनाएं भी थी और इस राज्य को पाने के उद्देश्य भी समझ में आ गए थे तब तक कि क्यों इसलिए जरूरी था। लेकिन जब राज्य बनने के बाद जो स्थितियां दिख रही थी तो उसने थोड़ा बेचैन किया कि जिस राज्य को पाने के लिए इतनी शहादतें हुई, लोगों ने अपना इतना सब कुछ दांव पे लगाया। उस दौर में लोगों ने अपनी नौकरियां तक दांव पे लगाई, छोड़ के आगे थे। हाँ, छोड़ के भी आए और सरकार के खिलाफ खड़े होकर के जो है उनकी 2-2, 3-3 महीने तक की जो सैलरियां रोक दी गई थी। मेरे पिताजी भी एक सरकारी कर्मचारी थे, तो हमारे घर में भी बहुत बड़ा संकट उस दौर में, एक आर्थिक जो संकट होता है वो सभी के घर में था, तो हमारे घर में भी था। तो वो भी देखा है कि मतलब एक एक चीज को करने के लिए कितनी मेहनत करते थे कि 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है, कैसे घर चलेगा। तो जब इतना सारा त्याग देखा और उसके बाद राज्य बनने के बाद जो हालत देखी तो वो बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा गैप था उसमें। तो लगा कि हम एक नागरिक के रूप में क्या हमारी इसमें भूमिका हो सकती है, एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है। फिर मैंने अपने मित्रों से एक अपील की और सबको चिट्ठियां लिखी, सबको फोन किए कि किस किस के पास में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे मन में एक विचार ये आया था कि जिसके पास में जो भी साहित्य है या जो भी उस दौर का जो भी पर्चे, पोस्टर, पंपलेट, क्योंकि कोई ना कोई हर एक संगठनों से कहीं ना कहीं जुड़े थे। कर्मचारी थे तो कर्मचारी संगठनों से थे, जो ग्राम प्रधान थे तो ग्राम प्रधान संगठनों से। उस टाइम पे संघ बना हुआ था, तो जो नागरिक समाज के लोग थे उनका अलग से था, जो ट्रांसपोर्टर थे तो उनका अलग से बना हुआ था कि उत्तराखंड आंदोलन के लिए हर कोई व्यापार संघ था तो व्यापार संघ अलग से जुटा हुआ था उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। संस्कृति कर्मी थे तो संस्कृति कर्मी अलग से जुटे हुए, उनका एक सांस्कृतिक मोर्चा अलग से बना हुआ था। तो हर एक ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। तो उस दौर में उन्होंने जो है कुछ पोस्टर भी निकाले थे किसी अपील के रूप में, किसी घटना के खिलाफ में, किसी धरना प्रदर्शन के लिए। तो पोस्टर पर्चे भी निकाले थे, कुछ बड़े पोस्टर निकाले, छोटे पोस्टर निकाले, अखबार में कुछ अपीलें जारी की थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको जो नई पीढ़ी है, क्योंकि अभी तो 5 साल हुए हैं और आने वाली पीढ़ी, जब अभी ये हालत है तो आने वाली पीढ़ी कैसे इसको समझेगी कि उत्तराखंड राज्य बना कैसे, आखिर कि इसको कैसे आगे इसको ले जाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए, लोगों के बीच में कैसे इसकी बात रखी जाए। तो जब दोस्तों से अपील वगैरह की तो जिसके पास में जो भी पोस्टर, पर्चे थे, पंपलेट थे, जिस भी संगठन के पास में, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, जिसके पास में मुझे जहां से जो पोस्टर, पर्चा उस दौर का मिला किसी भी घटना को लेकर के, तो वो मैंने अपने पास मंगाया और उसको अपने पास में संग्रहित किया है। तो अब हम उसको जो है एक आर्काइव बना करके और 2 अक्टूबर को हम करते हैं, 2006 से लगातार करते हैं। और राज्य के किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर जहां पर दोस्त लोग हमको बुला लेते हैं। किसी भी शहर में, किसी भी शहर में, ऐसा जरूरी नहीं। अगर शुरुआत हमने अगस्त से जरूर की थी और वो सारे हम डिस्प्ले में करते हैं। तो वो सब डिस्प्ले लगाते हैं वहाँ, डिस्प्ले लगाते हैं पूरा, वो पोस्टर, पर्चे, जितने भी पंपलेट हैं, तो वो उस दौर के अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, अच्छी हालत में है या फिर थोड़ा जीर्ण सेन जैसे? नहीं, उतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन उसको अभी और बेहतर करने की जरूरत है। उसमें 30-40 साल पहले से भी जो चीजें चल रही थी उत्तराखंड को लेकर के वो भी शामिल है। पुरानी भी है, पुरानी भी के दौर से, हाँ, उससे पहले की भी है। अच्छा। कि मतलब अगर कहीं कोई बातचीत हो रही थी या कोई मूवमेंट होने की बात हो रही थी तो वो भी उसमें शामिल। किस नाम से आपका ये प्रोग्राम, आपने कुछ ताकि सनद रहे? ताकि सनद रहे। हाँ, तो ये हम अभी तक कहाँ आप कर चुके हैं इसके प्रोग्राम? इसको हम अगस्तनी में कर चुके हैं, इसको हम गोपेश्वर में कर चुके हैं, इसको हम गैरसैंण में कर चुके हैं, इसको हम रुद्रप्रयाग में कर चुके हैं, तिलवाड़ा में कर चुके हैं, गुप्तकाशी में कर चुके हैं। ये ऐसे हम अलग अलग जगह इसको करते
करते रहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। और नाम भी आपने बहुत खूबसूरत रखा है ताकि सनद और ये इसको करते हैं जो मुजफ्फरनगर कांड की जो बरसी है 2 अक्टूबर पे, तो 2 अक्टूबर पे करते हैं हम। और इसमें हम ये करते हैं वो सारा लगाते हैं और सुबह से उसमें जो हमारे जनगीत वगैरह और उत्तराखंड आंदोलन के जो गीत हैं वो सारे बजते रहते हैं, पूरे दिन भर बजते हैं। बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, वो किताबों को पढ़ते हैं, वो पोस्टरों को पढ़ते हैं और उस दौर में चले जाते हैं, उस दौर में डूब जाते हैं कि किस तरह से ये बना था। उस टाइम पे जो लोगों की अपीलें हैं या साहित्यकारों ने जो कुछ लिखा था, कविताएं लिखी थी या कहानियां लिखी हैं बहुत सारी उस दौर में भी, तो उनको पढ़ते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन कैसे हुआ था और कैसे राज्य बना था। मुझे लगता है कि पहला काम होगा शायद उत्तराखंड में ये, हाँ, शायद इस तरह का संरक्षित करने का। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि शाम को एक कैंडल मार्च निकालते हैं जनगीत गाते हुए, और जनगीत गाते हुए वो कैंडल मार्च निकालते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये हमारा कार्यक्रम उस दिन होता है और लोगों से उसमें लिखवाते हैं राज्य के प्रति और एक पर्चा जारी करते हैं और वो पर्चा रहता है हमारा पूरे साल भर का उत्तराखंड के परिदृश्य को लेकर के। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर किस तरह से घटित हो रहा है, किस दिशा में उत्तराखंड राज्य जा रहा है और किस तरह से हम अपनी भूमिका एक नागरिक समाज के रूप में हम अपनी भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं, वो सारी एक पर्चे में हम। तो ये व्यक्तिगत रूप से आपका प्रयास था ये सब करना? हाँ, ये दिमाग में ऐसा आया। अब इसमें कारवां जुड़ गया होगा, हाँ, बहुत लोग पूरे जुड़ गए होंगे। काफी लोग जुड़ गए हैं, तो हम लोग सब मिल करके करते हैं। जी जी जी। गजेंद्र जी, आप एक बहुत बेहतरीन, आप नेचर के बीच रहे हैं, आवारगी आपने बहुत की है, फोटोग्राफी आप बहुत अच्छी करते हैं और आपका शौक है, और घुमक्कड़ी आपका एक बहुत बेहतरीन आपका शौक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ कहाँ अभी तक आप ट्रैक किए हैं और तंबू गाड़ के जो ट्रैकिंग का आपका जो एक अलग अंदाज है और आप बांटते भी हैं तंबू, तो वो विचार कब से आपने घुमक्कड़ी शुरू की, फोटोग्राफी शुरू की, उसके बारे में बताइए। असल में आपको अगर जिंदगी जीने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, ये सारी चीजें आवारगी आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आप अगर चीजों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, उससे निकलते हैं, तो जरूर आप उससे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं चीजों को, तब आप एक इंसान के रूप में बेहतर होते हैं। जहां तक आवारगी का सवाल है और शिक्षक के पेशे से जुड़ा हुआ जो सवाल है, आप बेहतर शिक्षक तब तक नहीं हो सकते जब तक आप दुनिया को एक उस नजर से नहीं देखते हैं। वो आपको ज्ञान अर्जन में भी मदद करता है और चीजों को समझने में और उसको आगे ले जाने में भी एक मदद करता है। तो इसलिए तो ये चीजें मैं जरूरी समझता हूँ। जहां तक रहा प्रकृति से जुड़ाव का सवाल, बिना प्रकृति से जुड़े हुए तो आपका अस्तित्व भी नहीं है। आप अगर उसको नकारते हैं तो आप अपने अस्तित्व को नकार रहे हैं। प्रकृति से जुड़ना हमारे लिए वैसे ही जरूरी है जैसे हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है। वो स्वाभाविक है, जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो उसकी हर चीज से जुड़ते हैं, तो उसी में फोटोग्राफी भी उसमें शामिल हो जाती है। तो फोटोग्राफी के लिए मतलब प्रोफेशनली कब से आप करने लगे? अच्छा कैमरा आपके पास होगा? मैं शौकिया ही करता हूँ, मैं शौकिया ही करता हूँ, कोई इस तरह का तो नहीं। हालांकि पता सभी लोग फोटो लेते हैं मेरे और छापते हैं, लेकिन इस तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर। हाँ, शौकिया रहा, मतलब आप शौकिया लेकिन उसका प्रोफेशनल इस्तेमाल हो जाता रहा है और अभी भी हो रहा है। किन किन चीजों की आपने खींची है? जैसे नेचर की है, हिमालय की है, या उत्तराखंड को एक दिखाने का एक प्रयास आपने किया उसकी खूबसूरती को? हाँ, मेरा मानना ये रहा है कि अगर हम उत्तराखंड को क्योंकि इन जिन चीजों की हम आज सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इन चीजों का प्रयोग हम जो है उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारे पास में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारा टूरिज्म, एक बड़ा हिस्सा हमारा जो है, जो एक समाज का जो रोजगार का जो हिस्सा है वो हमारे पर्यटन से ही आता है। अगर हम जो सरकारी नौकरी को अगर एक तरफ रखें तो यहाँ पर रहने वालों के लिए जो यहाँ पर हैं, चाहे वो छोटे ढाबे वाले हों, चाहे वो बड़े होटल वाले हों, लॉज वाले हों, या यहाँ पर जो पोर्टर भी हैं, इवन जो पोर्टर भी हैं और जो हमारे छोटे मोटे जो गाइड भी हैं, है ना, उनके रोजगार के लिए भी जरूरी है कि हम उत्तराखंड को इस तरह से प्रस्तुत करें, क्योंकि वो है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम उसको वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि है, लेकिन उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्योंकि उस तरह से फिल्म सिटी यहाँ पर बने। हाँ, बहुत ठोस योजनाएं इस तरह से दिखती नहीं है कि हम उत्तराखंड को जो चीजें हमारे पास हैं उनको प्रस्तुत कर पा रहे हों। जो हमारे पास में विलेज टूरिज्म एक बहुत बेहतर विकल्प था, वो हो सकता था, नेचर टूरिज्म हो सकता था, वो अभी नहीं हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर प्रयोग करूं, इन सारे माध्यमों का अगर मैं प्रयोग करूं, तो उस फोटोग्राफी के माध्यम से ये मैसेज अगर जाए कि उत्तराखंड में इतनी और सारी संभावनाएं हैं और ऐसी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी चीजें अभी हैं ऐसी हैं कि जहां एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारे रुद्रप्रयाग में एक बहुत खूबसूरत जगह है कि जिसको हम मननी कहते हैं, तो वो अभी पर्यटनी नक्शे पर कहीं भी नहीं है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत जगह है, धार्मिक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी उसको देखते ही बनता है, लेकिन वो पर्यटन के नजरिए से कहीं अभी शामिल नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, तो उनको आप सामने लाने का प्रयास एक तरह से कर रहे हैं।
डॉक्यूमेंट्री भी आपने बहुत बनाई है, तो हाँ, डॉक्यूमेंट्री भी हम बीबीसी के लिए भी आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे छोटे मोटे काफी बनाते हैं अपने जो स्थानीय जो इश्यूज हैं छोटे मोटे, चाहे वो कृषि को लेकर के हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हों, चाहे वो आपदा को लेकर के हों। जब हमारे सामने ये चीजें घटती हैं और हम इस चीजों में अपने आप को शामिल पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक बहुत प्रभावी माध्यम है चीजों को सामने लाने का, देखने का, नजरिया उसके विश्लेषण करने का, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, उस पर चिंतन मनन करने का, तो एक बहुत प्रभावी माध्यम है। तो जो चीजें हमारे सामने होती हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ला करके लोगों की। आपने घुमक्कड़ी की बात बीच में छूट गई कि अभी तक कहाँ कहाँ आपने ट्रैकिंग की है? अपने रुद्रप्रयाग जिले के तो जितने प्रमुख स्थल हैं वो तो किए ही हैं, और चमोली के भी हमने किए हैं। चमोली में जो मुख्य रूप से ही जाने जाते हैं, चाहे वो रूपकुंड वाला हो, चाहे वो रुद्रनाथ वाले ट्रैक हों, चाहे वो वैली ऑफ फ्लावर वाले हों, उसके अलावा भी ये तो नोन है, और सतोपंथ वाले हैं, स्वर्गारोहिणी वाले हैं, और ये अभी हमारे यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है मननी वाले, तो बहुत बार हम हर साल करते हैं उसको। मतलब जो कठिन दुरूह जो यात्राएं हैं वो आपने की हैं जी। कितना रिस्क रहता है उन यात्राओं में? हमारे पास वाला है, ये सारी जो चीजें हैं, पिंडारी वाले हैं, और उत्तरकाशी में जो हैं, या नॉर्थ ईस्ट में भी काफी हैं, तो उधर के सारे के हैं, नेपाल के हैं। तो ये सब कितने दिन का टूर रहता है? जैसे एक यात्रा में आप निकले तो हफ्ता 10 दिन का रहता है, या वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी दूरी पे करता है, और हमारे ग्रुप पे डिपेंड करता है कि सब लोग चलने वाले कितने हैं, कितना चल सकते हैं। तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो कम से कम लगता ही है जी। तो आप लोगों को लेके जाते हैं? हाँ, जो प्रेरित करते हैं कि चलें? हाँ, चलते हैं। और तंबू लेके आप निकलते हैं? जी। तो तंबू आपने खुद डेवलप किया या किस तरह से? नहीं, अभी हमारे पास जो हैं, जो ट्रैकर्स के लिए जो आते हैं, हम उन्हीं को यूज करते हैं, वही साधन यूज करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा हम यूज करें। अपने स्थानीय चीजें भी हमने कुछ उसमें शामिल कर रखी हैं, तो उनको यूज करते हुए करते हैं। जी। ललिता जी, इनकी आवारगी में आपका कितना सहयोग रहता है? क्या आप भी कभी किसी ट्रैक पे गई हैं साथ में? नहीं, अभी तक तो किसी ट्रैक में साथ नहीं। इच्छा जरूर है जाने की। जी, क्योंकि टीचिंग से आप जुड़ी हैं तो छोड़ नहीं सकती चीजें। छोड़ सकती हूँ, घर से बाहर रहती हूँ, तो जितना टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ घर में बच्चों के साथ स्पेंड करने की। लेकिन यात्राओं के अनुभव आप फिर सुनती होंगी? हाँ, बिल्कुल। फोटोज देखती हूँ जी, पूछती रहती हूँ कि कैसे रहा, कैसे, मतलब कितना दूर था। जी जी, वो सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब एक तरह से कह सकती हूँ कि मैं उनके नजरों से खुद ट्रैक कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। उनकी नजरों से बहुत लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी और तमाम जो अनुभव है वो शेयर करते हैं वो। तो हम अपनी बातों को थोड़ा वाइंड अप करते हैं, और मुझे लगता है कि चलते चलते ललिता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा बोलना चाह रही थी। तो चलते चलते हमारे हल्द्वानी के लिसनर्स के लिए, हमारी शिक्षक बिरादरी के लिए आपका क्या मैसेज है, बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे आज गांव खाली हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक मेन जो मकसद लोगों का है घर से निकलने का, वो ये है कि अपने बच्चों को वो शहर के किसी नामी गिरामी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। वो उनका एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है। और शिक्षा को हमने सिर्फ ये कह सकते हैं कि बच्चा कितने मार्क्स लेके आ रहा है, कितना परसेंट उसका है, उस तक सीमित कर दिया है कि हमारा बच्चा 100 में से 100 लेके आ रहा है, तो बहुत गर्व की बात हो जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं हम संस्कार से बहुत दूर कर दे रहे हैं अपने बच्चे को। वो जो गांव में अपनापन है, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां पे हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चों के बीच में एक प्रेम और एक सहयोग की जो भावना होती है, वो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों में उस तरह से पनप पाती है। केवल शिक्षा का ही फर्क है कि वहां पर जो है इंग्लिश मीडियम है, हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में चलता है। लेकिन इसके लिए मैं अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पांडे जी, उनकी इस पहल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो एनसीईआरटी की किताबें प्राइवेट और सरकारी स्कूल में एक जैसी कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप को भरने का एक बहुत बड़ा काम करेगा, बड़ा काम किया है। और शायद सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, जो कि लगातार बंद होते जा रहे हैं स्कूल, एक बराबर लेवल पे लाने की उन्होंने कोशिश करी है। तो एक अच्छी कोशिश है। हर शिक्षक वर्ग में तो बहुत दिल खोल करके सब लोग तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिशर्स का थोड़ा विरोध है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पेरेंट्स अभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम बदलने की कोशिश की जा रही है, एक लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है, तो वो सही है या नहीं है, वो अभी भी असमंजस में है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा फिर वही किताबें पढ़ेगा जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है।
जबकि होना ये चाहिए था कि पेरेंट्स को सबसे आगे आकर के इसका स्वागत करना चाहिए था। बिल्कुल, और अभिभावक इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहे हैं। और वो स्टेटस सिंबल का मसला है कि बड़े नामी स्कूल का बच्चा भी और छोटे स्कूल का बच्चा भी अगर एक ही किताब पढ़ेगा तो ये मसला कहीं न कहीं उनके आड़े आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया। मैं गजेन जी के पास मानना चाहती हूँ कि गजेन जी, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, क्या वो जो 6 से ऊपर की किताबें तो बेहतरीन है बहुत कंटेंट में अगर हम देखें, लेकिन क्या कक्षा 1-2 मतलब छोटे बच्चों की जो किताबें बनी हैं, क्या वो रिवाइज हुई हैं? क्या उनमें कुछ नई चीजें जो आई हैं अब शिक्षा में कि चित्रात्मक शैली में आप पढ़ाइए और खेल खेल में पढ़ाइए, क्या इस तरह के प्रयोग उन एनसीईआरटी की किताबों में हुए हैं बच्चों के लिए? किताबें तो वही हैं जो एनसीईआरटी की पहले से थी। मेरा जो मानना है, अगर रीजन वाइज देखें, पता नहीं कितना संभव है या नहीं है, रीजन वाइज अगर देखें तो उन किताबों में हमारे उत्तराखंड या हमारे परिवेश से संबंधित चीजें भी उसमें शामिल हो जानी चाहिए। हालांकि अभी ऐसा है नहीं वही किताबें हैं कि जो मतलब बाकी राज्यों में भी हैं, मतलब नॉर्थ के जो राज्य, उत्तर भारत के जो राज्यों में हैं, तो वही किताबें हैं और राज्य में भी पढ़ाई जा रही है और वही हमारे यहाँ भी। मतलब एक बड़ी पहल इसको लागू करने से पहले की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई है। वो नहीं हुई है, हालांकि सपाट रूप में वही किताबें हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस पे अगर ध्यान दिया जाए और आगे भविष्य में आने वाले समय में जो हमारे परिवेश से संबंधित जो चीजें हैं या हमारे समाज से संबंधित जो चीजें हैं, उसको भी इसमें कुछ किसी न किसी रूप में इसमें शामिल किया जाए। यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो अच्छे शिक्षाविद हैं, उनको बैठा के कमेटी गठित करके कुछ ऐसे चैप्टर्स बनाए जाएं। तो क्योंकि वो कुछ जो हमारी पुरानी, ऐसा नहीं है कि जो पुरानी किताबें थी वो बिल्कुल ही वो थी, वो भी बेहतर किताबें थी, बेहतर किताबें थी और हमारे यहाँ के अच्छे जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा उसको डेवलप किया गया था और हमारे बीच की जो चीजें थी उसमें भी शामिल थी। तो ये अच्छा है कि एनसीईआरटी की भी किताबें शामिल की गई हैं, लेकिन उस तरह की जो चीजें जो हमारे बच्चों को और बेहतर बनाने में, एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाने में, हमारे समाज के रूप में अगर उसको शामिल किया जाए, अपनी स्थानीय बोली भाषा को समझने में जो उसको मददगार हो, हमारी कला साहित्य संस्कृति की तरह और भाषा बोली के रूप में भी उसको शामिल किया जाए, तो बेहतर कुछ न कुछ उसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल गजेन जी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की और हमारे लिसनर्स को वाकई में अच्छा लग रहा होगा। तो चलते चलते हमारी शिक्षक बिरादरी के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है, वो आप बताइए। मेरा संदेश यही है, शिक्षक सिर्फ किताब और विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता है, वो एक समाज के लिए एक आइकन होता है, एक आइडल होता है और वो अपनी भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में हमेशा बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ललिता जी, गजेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी मिसाल बेमिसाल प्रोग्राम और हमारे स्टूडियो में आए थे गजेन रौतेला जी, ललिता रौतेला जी और बहुत बेहतरीन कपल्स हैं, बहुत आइडियल हैं समाज के लिए और बहुत सारी बातें हुई, आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। तो आप अपनी रेडियो दोस्त सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें 91